अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, 2011 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ। उसकी एक बुनियादी वजह यह थी कि तहरीक इंसाफ ने करप्शन पे जो अपनी पोजीशन ली थी, उससे पहले हमने देखा था कि करप्शन के हवाले से सियासतदानों में इतना ज़्यादा खौफ नहीं होता था, लेकिन ये जो करप्शन वाला इशू है, इसको अगर सही मानों में रेज़ किया था तो वो तहरीक इंसाफ ने किया था। इमरान खान साहब कहते थे अगर हमारी हुकूमत आएगी 90 दिन के अंदर हम करप्शन ख़त्म कर देंगे। हुकूमत वफाक में तो नहीं आई उनकी, लेकिन सूबे में हुकूमत उनकी आई, हुकूमत बनाई और उसके बाद फ़ौरन ही उन्होंने एहतसाब कमीशन बिल पर काम किया। 2014 में ये बिल जो है वो एक्ट की सूरत भी इख्तियार कर गया। ये एहतसाब कमीशन का बिल जो है पास हो गया और हामिद खान साहब जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हामिद खान साहब इस एहतसाब कमीशन के डीजी बने। बड़ी तारीफ़ें की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, हमारा बिल दूसरे सूबों के मुकाबले में बड़ा इफेक्टिव है, करप्शन को कर्ब करेंगे, गवर्नेंस को बेहतर करेंगे इस बिल के ज़रिए। लेकिन आज जो है हामिद खान साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अपने इस्तीफ़े में उन्होंने कुछ मायूसियों का जिक्र किया है जिनको इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, लेकिन जो बुनियादी वजह उन्होंने बताई है वो ये है कि इस बिल में कुछ अमेंडमेंट्स लेके आई जा रही थी जो कि एहतसाब कमीशन को भी कमज़ोर करेंगी और उनके जो खुद इख्तियारात हैं उनमें भी कमी लेकर आएगी। तो इस इशू पर और चंद इशूज़ पर आज प्रोग्राम में हम बात करने के लिए मौजूद हैं परवेज़ खटक साहब के साथ, चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ खटक साहब बात करने के लिए। सर, ये यू टर्न क्यों लिया गया? एक ऐसा एहतसाब कमीशन का एक्ट जिसको आप लोग बार बार तारीफ़ करते थे, खान साहब मिसालें देते थे कि हमारा एहतसाब कमीशन एक्ट देखें, दूसरे सूबों का देखें, आप डीजी हामिद खान साहब की जो है मिसालें देते थे, फिर आज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, आप लोगों ने रोका भी नहीं, क्यों? देखिए, ये एहतसाब कमीशन अभी भी मिसाली एहतसाब कमीशन है। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा किसी और सूबे ने अपना एहतसाब कमीशन नहीं बनाया। हमने ख़ुद एक एहतसाब कमीशन बनाया और थ्रू एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। सबसे पहले इसमें सर्च कमेटी बनी जो मैंने अपॉइंट किया और सबसे बेहतरीन 5 लोग लिए सूबे के, जो बिल्कुल उनके नाम जो है किसी से छुपे हुए नहीं थे। उन्होंने फिर एडवर्टाइज़ किया और 5 एहतसाब कमिश्नर्स लिए, जो कमिश्नर्स का अपना एक रोल था। वो कमिश्नर्स के नाम असम्बली में गए, असम्बली की कमेटी बनी, सारी पार्टीज़ उसमें थी, उन्होंने अप्रूव किया और फिर वो एहतसाब कमीशन कायम हुआ। फिर एहतसाब कमीशन का रोल था कि उन्होंने एडवर्टाइज़ करके डीजी को लेना था। उन्होंने एडवर्टाइज़ किया और डीजी जनरल साहब को एज ए डीजी अपॉइंट किया। मसला ये बना कि जब ये अपॉइंटमेंट हुई तो हमारे सूबे में हमने जब, चूँकि एहतसाब कमीशन जब बना उसमें काफ़ी चीज़ लकूनस हमें नज़र आई, प्रॉब्लम्स नज़र आए। हमने कोई इख्तियारात किसी के कम नहीं किए। हमने इदारे को बेहतरी की तरफ ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की कि इसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो, ट्रांसपेरेंट हो। लकूनास थे, लेकिन अगर लकूनास होते तो फिर आप लोग इस एक्ट की तारीफ तो नहीं करते, आप ये तो नहीं कहते कि बड़ा मिसाली हमने एक्ट बनाया है। मिसाली एक्ट है, सब कुछ है। देखिए, गलतियाँ हो जाती हैं छोटी छोटी। उसमें क्या था, हमने क्या चेंज की, हमने जो डीजी था वो अकेला बाइख्तियार था और अकेला बाइख्तियार आदमी जो है वो फ़ैसले सही नहीं कर सकता। वो जो एहतसाब कमिश्नर्स 5 थे, हमने वो एहतसाब कमिश्नर्स और इनका जो लीगल डिपार्टमेंट है और डीजी, इनको क्लब कर दिया कि ये 7 मेंबर्स बैठेंगे। जो इंक्वायरीज ख़त्म होगी, जब फाइनल स्टेज पे आएगा तो फिर ये कमीशन मिलके फ़ैसला करे कि ये केस आगे ले जाना है या इसको फ़ाइल करना है। हमने ये भी फ़ैसला इसमें किया कि जो एहतसाब जो हमारे नैब है, इसके 20-20, 30-30 साल केस चलते हैं, ब्लैकमेलिंग होती है, पॉलिटिकल ज़्यादतियाँ होती है। हमने ये क्या किया कि 3 महीने इंक्वायरी, फिर उसके बाद 1 महीना और 4 महीने के अंदर इन्होंने फैसला करना है कि इसको केस को चलाना है। अगर वो केस सही है तो चलाए और अगर सही नहीं है तो इसको फाइल कर दें ताकि ब्लैकमेल ना हो। इसकी जो कुछ शिकें हैं उस पर मैं भी आपसे बात करूंगा, अमेंडमेंट्स जो हैं, लेकिन इससे ये तो साबित हो जाता है कि अगर आज वो अपने इस्तीफे में लिखते हैं कि मेरे पावर्स को कम किया गया है, तो वो बात तो दुरुस्त है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब फैसला सिर्फ उन्होंने नहीं करना है, कमीशन ने करना है पूरे। तो पावर्स नहीं कम किए, उसके नहीं, हमने पावर्स हुकूमत ने तो नहीं लिए, पावर्स मैंने तो नहीं लिए। पावर्स जो है ये सिर्फ मैंने फ़ैसला नहीं किया, हमने 6 महीने इस पर कमीशन के लोगों से बात की, डीजी को बुलाया, वो हमारी प्रोविंशियल कमेटी बनी मिनिस्टर्स की, उसमें सारे लोग थे। उन्होंने सारी डिस्कशन करके लीगल डिपार्टमेंट के साथ, एडवोकेट जनरल के साथ, क्योंकि अगर आप नैब में देखें तो डीजी नैब अकेला फ़ैसला नहीं करता, क्योंकि एक आदमी का फ़ैसला सही नहीं हो सकता। हमने सबको इन्वॉल्व कर दिया कि सब इकट्ठा फ़ैसला करें और एक रिजल्ट अच्छा है, इसमें कौन सी बात है। लेकिन फिर पावर्स दिए क्यों थे? अगर ये एक्ट बनाया था हामिद खान साहब की, आप लोगों ने बड़ी तारीफ की, अभी भी आप समझते हैं क्रेडिबल शख्सियत है हामिद खान साहब की और अपना काम बिल्कुल इंडिपेंडेंटली ट्रांसपेरेंट तरीके से कर रहे थे? हामिद खान के काम पर हमें कोई इतराज़ नहीं। हमें ये सिस्टम नज़र आया कि इसमें लकूनाज हैं, इसमें सबको शामिल होना चाहिए, मशावरत होनी चाहिए, क्योंकि मशावरत के बगैर फ़ैसले नहीं होते। और इसको जो कमीशन था उसको भी इतराज़ था
कि हमें कोई नहीं पूछा जा रहा, हमारा काम कोई नहीं है। तो जब एहतसाब कमिश्नर्स मौजूद है, उसमें रिटायर्ड जजेस है, उसमें क्रेडिबल लोग है, लेकिन खट्टर साहब कोई ना कोई वजह तो होगी ना कि सडनली जिस एक्ट की आप तारीफ करते हैं, खान साहब तारीफ करते हैं, उसमें आपने सोचा कि नहीं, हामिद खान साहब ने फैसले नहीं करने, सिर्फ फैसले दूसरे लोग भी करेंगे। फैसले कोई फैसला इसने करना है सिर्फ आखिरी एक फैसला कि ये केस इसको आगे लेके जाना है कि नहीं, और जो बाकी इंक्वायरीज है सब कुछ ये करेंगे, डीजी करेगा, उसके नीचे ऑफिसर्स करेंगे। हमें कोई ये नहीं था कि हमें किसी पर एतराज़ था। हमने इस सिस्टम को बेहतर किया, इसको कंसल्टेटिव किया, इदारे को तो तक वो किया कि लेकिन क्या सराहियाँ कुछ और हैं खटक साहब, वो ये है यहाँ पर बात कुछ और, देखिए बात कुछ और होती है, यहाँ पर लोग कुछ और किस्सा बना देते हैं। कोई इसमें इख्तियारात कम नहीं हुए किसी। अगर देखें, अगर मेरे पास अकेला इख्तियार हो, वो बेहतर होगा कि मेरे साथ 4-5 लोग और हो जो कंसल्ट। आप नहीं दिए थे ना, मसला तो ये कि आप नहीं दिए थे, और तारीफ करते हुए दिए थे कि जबरदस्त काम। हमारी कैबिनेट ही नहीं दी थी, असेंबली नहीं दी थी, उसी कैबिनेट ने फैसला किया और विद कंसल्टेशन 6 महीने लगे। ये नहीं कि रात को बैठकर फैसला चेंज हुआ है। जो अमेंडमेंट्स लेके आए जा रहे थे, कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे, एक तो ज़ियाउल्लाह आफरीदी साहब का केस था पहले, मिनरल्स के जो मिनिस्टर थे, कोई ताल्लुक नहीं है जो आप बात करें। मैं इस पे सवाल अपना पहले कर लूं, फिर आप बताएगा कि कहा जा रहा था कि और भी कई ऐसे मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनके नाम आ रहे थे, जिनके ऊपर इंक्वायरीज शुरू हो चुकी थी, और इस हद तक भी कहा जा रहा है कि शायद कुछ केसेस में आपका नाम भी शामिल हो जाता। परवेज खटक साहब, अगर केसेस हैं तो क्या उनके इख्तियार तो नहीं लिया गया? वो वही हैं, वही एहतसाब है, वही लोग हैं और वही फैसला कर सकते। किसी के पास केस है, मेरे खिलाफ केस है, हमने तो साफ कहा कि अगर मेरे खिलाफ केस है, सामने लिया है। अगर कोई इल्ज़ामात लगते हैं इस तरह, तो बड़े लोगों को, यहाँ तो सारा मुल्क लोग खा गए, उनका कोई नहीं पूछता। आपने उनके जो शख्सी या उस पोजीशन के जो इख्तियार थे डीजी, उसको आपने जो है वो अब कमीशन को दे दिए। लेकिन ये वही डीजी हैं जिन्होंने कुछ अरसे पहले कहा था, जब ज़ियाउल्लाह आफरीदी की गिरफ्तारी हुई थी, कि अगर इमरान खान ने भी करप्शन की होगी कहीं, तो मैं उसको भी अरेस्ट करूंगा। तो मतलब आपको कोई खतरा था हामिद खान से कि वो जिस तरीके से जा रहे थे, आपके मिनिस्टर्स के केसेस खुलते, और जैसे मैंने कहा कि क्या सराहियां, तो ये भी है कि आपके भी नाम आ सकते थे। हमें कोई खतरा नहीं था, ना कभी खतरा। मेरे घर कभी हराम गए नहीं, ना जा सकता है। मेरा शीशे की तरफ मेरी सारी ज़िंदगी है, मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं है। और अगर वैसे कोई कहता है कि ये फ़लाना काम हो रहा है, ये भी बीच में पार्टनर है, कोई कहता है कहीं माइन हो रही, कहता है ये भी, या कोई मेरे जानने वाले हों, तो ये ऐसे क्या सारा है। या तो एक बात ऐसी निकलती है, उसे आग लगा देते हैं आप लोग तो, और बात बीच में, जैसे कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा। हालात यही है इस मुल्क के। रोज़ हम देखते हैं टीवी पर एक नया शोशा खुला होता है, पता चलता है एंड में कुछ। सर, हम आग इसलिए लगाते हैं क्योंकि आप लोगों ने अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है, खान साहब ने सेट किया होता है, आप कमीशन तो बनाते हैं, और फिर उस कमीशन में आप कहते हैं कि लकूनास थे, अब इसमें हमें तरमीम करनी पड़ेगी। जब कोई चीज़ में एक स्टैंडर्ड हम बनाते हैं और उसमें अगर कोई चीज़ बाद में नज़र आती है कि प्रैक्टिकली इसमें मसले बन रहे हैं, तो डेफिनेटली हुकूमत का काम है उसको रिफॉर्म करें। अगर हम रिफॉर्म्स ना करें, लॉज में अमेंडमेंट ना करें, तो ये तो फिर इस तरह ये ठप करके मिनिस्टर्स की गिरफ्तारियों, करप्शन की परेशानियों की वजह से ये कदम नहीं कोई भी परेशानी नहीं, ना रहेगी ना होगी। हमारी हुकूमत में जो भी करप्ट होगा उसके साथ सख्ती से निपटा जा रहा है। अभी भी आप अपनी हुकूमत की बात कर रहे हैं, सवाल तो ये होता है कि जो पिछली हुकूमतें गई हैं जिन पे करप्शन के बड़े इल्जाम लगे थे, उनके हवाले से कुछ नहीं किया, तो आप अपने हुकूमत के लोगों के हवाले से? हमारे हुकूमत में इसलिए हो सकता है हर चीज़ प्रेजेंट है सामने, हमें राइट ऑन इन्फॉर्मेशन है, कोई चीज़ छुप नहीं सकती मेरे सूबे में। इधर ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, मेरिट से काम हो रहा है। अब देखें, पिछली हुकूमतें, आपने खुद कहा है कि पिछली हुकूमतों ने लूटा, तो क्या आपके पास कोई रिजल्ट आया? आज तक तो कोई नहीं पकड़ा गया। तो ये तो फिर आपने डिलीवर करना है ना यहाँ पर। मैंने नहीं डिलीवर, एहतसाब ने डिलीवर करना है, मैंने कैसे डिलीवर करना है? मेरा तो इख्तियार ही नहीं, मैं तो इंटरफेयर नहीं। प्रोसिक्यूशन को मजबूत करना, ये काम तो फिर हुकूमतों की जिम्मेदारी है। यही तो प्रॉब्लम है, जो प्रोसिक्यूशन के लोग लिए गए वो भी मेरिट पर नहीं लिए गए, वो एक्सपर्ट नहीं है प्रोसिक्यूशन के। अभी भी इसमें हमने डाला कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं इधर, वो प्रोसिक्यूशन में फिट लोग होंगे, जो क्रेडिबल लोग होंगे, और जो ज़रूरत के मुताबिक उन लोगों को लिया जाए। अच्छा, आपने कहा कि कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं थी, लेकिन आज अपने इस्तीफे में इन्होंने जो कहा है कि मायूसी हुई है, उनको 3-4 नुकात हैं, उसमें एक तो ये अमेंडमेंट वाला था। उन्होंने ये कहा है कि परसिस्टेंट इंटरफेरेंस इन दी ऑपरेशनल मैटर्स, जो कि इस कानून के खिलाफ है। ये हामिद खान अपने इस्तीफे में लिखते हैं कि परसिस्टेंट इंटरफेरेंस थी। अगर वो लिखते हैं तो मैं हैरान हूँ। मेरे ख्याल मेरी तो उससे 2 दफ़ा सारी मुलाकात हुई है, वो भी मीटिंग्स में, उसके फंड्स के मसले थे उसकी मीटिंग में हुई है, एक खान साहब के घर पे मुलाकात हुई है। बाकी तो मेरे कभी उसके कौन इंटरफेयर कर रहा है? कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता उससे इंटरफेयर करे। नहीं तो ये गलत बयानी की है फिर उन्होंने अपने इस्तीफे में। मैं नहीं कह सकता उसके सोच के, लेकिन वो कहीं बता दे कि आज तक मैंने या किसी ने उसको कॉल की हो किसी के बारे में, तो फिर कह दे। हमको रोका क्यों नहीं गया? मतलब इस इशू को रिजॉल्व क्यों नहीं कर सके आप? देखिए, हमारा ये रोकना चाहते नहीं थे कि हामिद खान साहब जा रहे हैं? कोई इख्तियार नहीं था कि हम उसको डिक्टेट करें।
कोई इख्तियार नहीं था कि ये इस तरह करो इस तरह करो। ये हमने एक अच्छा शख्स आपको मिला था ना, एक ऐसा शख्स जो कि ट्रांसपेरेंटली काम कर रहा था, करप्शन को ईमानदारी से खत्म करने की कोशिश कर रहा था सूबे में, उसको अभी भी ईमानदारी से होगा। मैं आपसे गारंटी कहता हूँ अभी भी ईमानदारी से होगा। क्या ख्याल है कि आपके हमारे कमिश्नर 2 रिटायर्ड जजेस हैं, 3 भी बहुत क्रेडिबल लोग हैं, तो क्या एहतसाब सही नहीं करेंगे? मतलब है कि ये एहतसाब में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर किसी एमपीए को पकड़ना है तो पहले सूबाई असेंबली के स्पीकर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, एमएनए को पकड़ना है तो नेशनल असेंबली के स्पीकर को, सेनेटर को पकड़ना है तो सेनेट चेयरमैन को। ये क्यों नुक्ता डाला है? इन्फॉर्म करने का मकसद क्या है? अगर वो उनके पास सबूत है करप्शन के, वो जाके गिरफ्तार कर सकते हैं, पूछने की क्या जरूरत है? मसला तो आप लोगों का भी अजीब है, आप पढ़ते नहीं है कि लॉ क्या बना है, बस है कहीं हवा से सुन लिया। इस तरह नहीं है। हमने ये कहा जब गिरफ्तार, जिस वक्त गिरफ्तार कर लिया उसी वक्त इन्फॉर्म करना है, पहले नहीं कि पहले जस्ट कि इन्फॉर्म हो गवर्नमेंट। क्यों इन्फॉर्म करना है? पहले क्यों नहीं था और अब इन्फॉर्म कर क्यों? एक चीज़ मिस होगी तो इसमें बुरी क्या बात है? देखिए मकसद क्या है? मकसद ये है कि पता चले कि किस बेस पे इन्फॉर्म किया, गिरफ्तार किया, एक रिकॉर्ड भी हमारे पास भी आ जाए। वो तो पता चल ही जाएगा ना। नहीं, इस तरह नहीं बता, हम उनके रिकॉर्ड हम नहीं ले सकते, क्योंकि इससे फिर मुझे वो वाले याद आ जाती है ना, जैसे सिंध में चीफ मिनिस्टर साहब ने भी यही कहा कि रेंजर्स अगर किसी सियासतदान को पकड़ने जा रहे हैं तो पहले वो हमें इन्फॉर्म करें। पहले नहीं कहा, आपने कहा गिरफ्तारी के बाद इन्फॉर्म करें। ये नैबे भी इसी तरह कि जब भी एमपीज़ को कोई गिरफ्तार करता है तो या सेनेटर को या एमएनए को वो इत्तला देते हैं गिरफ्तारी के बाद। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? इत्तला देनी है, कोई परमिशन लेने की वो नहीं है, जस्ट इत्तला, और वो भी गिरफ्तारी के बाद। गिरफ्तारी के बाद, गिरफ्तारी से पहले होता तो फिर आप शायद कहीं नहीं, गिरफ्तारी के बाद हमने कहा हमें इन्फॉर्म तो यार, हमारा कोई बंदा या कोई ब्यूरोक्रेट या कोई गिरफ्तार हो गया, हम उसको ढूंढते रहे कि गायब हो गया बंदा। करप्शन के हवाले से क्योंकि आप लोगों ने बड़ा स्टैंडर्ड, मैंने कहा ना कि पहले तो खान साहब कहते थे कि 90 दिन में हम बड़ी करप्शन खत्म कर देंगे, वो खैर हुई नहीं, इसमें वक्त लगेगा। लेकिन कुछ ऐसी मिसालें हैं, आफ्ताब शेरपाव साहब पहले आपके इत्तेहादी थे, फिर करप्शन की वजह से उनको आपने अपने इत्तेहाद से अलग किया। शौकत यूसुफजई साहब मिनिस्टर थे, करप्शन के इल्ज़ाम लगे, मिसयूज़ ऑफ पावर के इल्ज़ाम लगे, उनको मिनिस्ट्री से हटाया गया। इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई आपके दौर में? आपको फिर गलतफहमी, हमने कभी नहीं कहा कि शौकत यूसुफजई करप्शन पे गया। वो मिसयूज़ ऑफ पावर, मिसयूज़ ऑफ पावर भी नहीं था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई थी वो महकमे के अंदर, उसकी वजह से उसको जाना पड़ा। आफ्ताब शेरपाव साहब को कभी हमने नहीं हटाया, कभी उनके पार्टी को हमने नहीं निकाला। हमको उनके 2 वज़ीरों पर एतराज़ था, परसेप्शन था। देखिए प्रूफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वाइट कॉलर क्राइम जो है ना, आज तक बड़े बड़े लोगों को मुल्क खा गए नहीं कर हमारा परसेप्शन पर हमने उनको रिक्वेस्ट की कि इनको हटाया जाए जी। क्योंकि जब हमने फैसला किया तो उन्होंने फिर खुद फैसला किया और हमारी हुकूमत से निकल गया। हमने नहीं निकाला, हमने शेरपाव खान पर कभी करप्शन की बात 2 मिनिस्टर्स के हवाले से कोई कार्रवाई भी नहीं हुई ना? फिर नहीं कार्रवाई, देखिए यही ना, ये तो फिर एहतसाब का काम था, ये मेरा काम तो नहीं है। एहतसाब काम नहीं कर रहा। एक तरफ कह रहे हैं कि मिसाली बिल है और फिर ना एएनपी के जिन लोगों पे आप लोगों ने इल्ज़ाम लगाए थे इलेक्शन से पहले उनको पकड़ा गया, ना आप कह रहे हैं कि इनके जो 2 मिनिस्टर्स थे उन पे कोई कार्रवाई हुई, तो फिर एहतसाब किस तरह का बिल है? मैं उस पर एतराज़ नहीं कर सकता, ये उनका काम था। हमने उनको इख्तियारात दिए, हमने सारा कानून पास किया, हमने एक सिस्टम दे दिया कि आप इस पे काम करें। अब वो किसको पकड़ा है किसको नहीं पकड़ा है, ये उनकी ईमान पर है कि उन्होंने सही काम किया। ये जो इन्होंने परफॉर्मेंस बताई, 90 इंक्वायरीज थी, 43 उसमें से इन्वेस्टिगेशंस हुई, 13 रेफरेंसेस भेजे थे, ये आपके ख्याल में तसल्ली बख्श कार्रवाई अब तक? मुझे कभी रिकॉर्ड नहीं दिया ना, हम लेते हैं उनसे रिकॉर्ड। ये कंटिन्यू रहेगा, ये नहीं ख़त्म नहीं हुआ, ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि उन्होंने हमें आंसरेबल है ही नहीं। सही। अभी आपने इस जुमले में कहा है कि व्हाइट कॉलर को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। डीजी साहब भी यही कह रहे थे कि 30 दिन में आपने दिए इन्वेस्टिगेशन किया। व्हाइट कॉलर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन 30 दिन में मुमकिन ही नहीं है, वो कह रहे हैं। 30 नहीं, 3 महीने, 90 डेज वो इंक्वायरी के 90 डेज इंक्वायरी के, इन्वेस्टिगेशन के 30 दिन है उसमें। जब इंक्वायरी 90 डेज हो जाता है, आपके पास सॉलिड चीज़ आ जाती है, फिर 30 दिन में आप इंक्वायर कर सकते हैं। ये तो कौन सी मसला है कि उसमें नहीं, इन्वेस्टिगेशन 30 दिन में कैसे नहीं हो सकती है? यहाँ तो पाकिस्तान में किसी को गिरफ्तार करो, वो 10 कत्ल और भी मान जाएगा, जितना जुल्म होता है। वो एक और तरीका, एक ठोस एविडेंस के थ्रू एक और, तो यही ना कि हमने यही कहा है कि ठोस एविडेंस के बगैर आप केस नहीं ले सकते। एनोनिमस लेटर पर मैं आपके खिलाफ लिख दूं, आप बेइज्जत हो जाए, आपको गिरफ्तार कर ले और एंड में एनोनिमस लिख ले, तो ये तो गलत बात है ना। ठोस एविडेंस हो, एनोनिमस ना हो। ठीक है। जब ठोस एविडेंस हो तो वो जो ठोस एविडेंस लेकर आएगा वो तो सामने साबित हो जाएगा, तो फिर इन्वेस्टिगेशन कौन सा मतलब? आप मुझे किसी के खिलाफ ठोस एविडेंस दे दे, गवाहियाँ दे दे, तो फिर मसला ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे जो हॉस्पिटल्स के इस्लाहात की बात कर रहे हैं और उसमें जो डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, इस पर बात होगी। परवेज़ खटक साहब CM खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ होंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं परवेज़ खटक साहब, चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। परवेज़ खटक साहब, ये हॉस्पिटल्स के हवाले से आपने कहा हम इस्लाहात करना चाहते हैं, ठीक है, आप लोगों की नीयत बेशक दुरुस्त होगी, लेकिन इसमें एहतजाज कर रहे हैं डॉक्टर्स। पहले भी यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज किया था, फिर वो एहतजाज कर रहे हैं, और आप लोगों ने जो एसेंशियल सर्विसेज एक्ट है उसका निफाज कर दिया है। खान साहब ने कहा कोर्ट के ऑर्डर पे करने के लिए कहा है। ये जरूरी हो जाता है कभी कभी, आपका तजुर्बा तो हो गया 3 साल का, कि वर्कर्स को कंट्रोल करने के लिए ये इकदाम उठाने पड़ते हैं, और अगर ऐसा है तो फिर आप ही की जमात वफाक को क्यों तनकीद का निशाना बनाती है जब वो भी वर्कर्स को कंट्रोल करने के लिए PIA में एसेंशियल एक्ट्स को नाफिज करते हैं? देखिए, दोनों में बहुत फ़र्क है। वो जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन पर, वो असासे बेच रहे PIA के, और उसके ख़िलाफ़ लोग खड़े हो गए। उसके ख़िलाफ़ हम कहते हैं कि जिस तरह हमने हॉस्पिटल में ऑटोनॉमी दी, बाइख्तियार कर दिया, हुकूमत के गिरफ्त से निकाल दिया, हुकूमत ऊपर कंट्रोल करेगी। हम फंडिंग कर रहे हैं, 2 से 3 अरब रुपए हम ऑलरेडी इनको फ़ंड कर चुके हैं। और जब ये हमने हमारा एक्ट पास हुआ ये हॉस्पिटल्स का, तो इसके ख़िलाफ़ ये लोग चले गए कोर्ट। 1 साल तो हम इनके साथ मीटिंग्स करते रहे, इनसे एग्रीमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, ये चले गए कोर्ट, हमारे ख़िलाफ़ स्टे हो गया। स्टे में जब फैसला आया कोर्ट का, तो जो मेरे एग्रीमेंट हुई थी डॉक्टर से, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दी कि कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, जो आपका एक्ट है सही है, इसको इम्प्लीमेंट करो। अगर डॉक्टर्स हड़ताल पे जाते हैं, ये लोग कहते हैं ना कि यूनियंस की बात नहीं है इसमें, हम कोई ट्रेड यूनियन कोई चीज़ ख़त्म नहीं कर। कोर्ट ने ये कहा है अगर ये एक्ट पर अमल दरामद में डॉक्टर्स के खिलाफ वर्जी करते हैं, हड़ताल करते, तो एसेंशियल एक्ट के उस सर्विसेज एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई, अगर ना किया, ये भी आप पढ़ लें, उसमें लिखा है अगर ना किया तो जो नहीं करेगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और फर्क है, शायद वहां पे प्राइवेटाइजेशन का इशू है, यहाँ पे इशू नहीं है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि वर्कर्स जो हैं वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, उनका एहतजाज कभी कभी गैर आईनी हो जाता है, गैर जरूरी हो जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ने कहा कि आप ये कर दें। वफाकी हुकूमत ने कोर्ट के बगैर ये फैसला कर दिया, लेकिन कोई गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला तो नहीं है ना सर्विसेज एक्ट को, एसेंशियल सर्विसेज एक्ट को नाफिज करना। देखिए, दोनों एहतजाज में फ़र्क है। एक एहतजाज ये है कि एक अदालत ने फैसला किया, एक अफसोस की बात है कि जो फैसला अदालत ने किया ना वो भी गैर कानूनी नहीं है, और जो वफाक ने किया वो भी गैर कानूनी नहीं है। मुझे उसका नहीं पता वफाक का। मैं कहता हूँ आज असेंबली के हमारे डिफरेंट पार्टीज़ के लोग जा रहे हैं और इनके साथ वो जज तकरीरें कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इस जो एक्ट हमने पास किया, इसमें सारी पार्टीज़ मुत्तफ़िक़ा इन्होंने पास किया, कमेटी में हमने इस पर बात की, कोई बुलडोज़ नहीं किया, सारे अपोजिशन लीडर इसमें बैठे रहे, पार्लिमानी लीडर। अगर ये इंशाल्लाह ये चल तो पड़ा है, ये 2-3 महीने आप देखेंगे, जब हॉस्पिटल को हम प्राइवेट स्टैंडर्ड पे ले आएंगे तो ये बड़े लोग ऐसे अस्पतालों में आना शुरू करें। जो बातें करते हैं वो कभी भी सरकारी हॉस्पिटल। 1-2 इश्यूज ये भी थे ना, एक तो वो डॉक्टर्स कह रहे थे कि अगर हमारा ड्यूरेशन ऑफ वर्क बढ़ाया जा रहा है तो फिर हमें पैसे हमारे बढ़ाए जाएं, क्योंकि जो बाकी जो डॉक्टर्स हैं प्रोविंशियल डॉक्टर्स एसोसिएशन वो तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस पे। एक ये उनका मुतालबा है। दूसरा वो जो फीस की बात कर रहे हैं कि पर्ची ऑलरेडी 10 रुपए की थी 20 रुपए की कर दी, तो गरीब आदमी के लिए फिर अफोर्डेबल होगा क्या? नहीं होगा। 10 रुपए और 20 रुपए अंदर सारा फ्री, और 10 रुपए और 20 रुपए की आप बात 100% हो गया ना। 10 से 20 का मतलब 100% आज के ज़माने में मेरे ख्याल में आपसे 10 रुपए मांगो आपके जेब में कभी मिलेगा? मुझसे और मांगने में, गरीब आदमी से मांगने में कोई वजह होगी ना इतने टाइम 10 रुपए इसको रखो। जरूरत देखिए, कोई चीज़ को हम उसको ओनरशिप दिलाने के लिए कि भाई 20 रुपए आपने दिए आपको सर्विस मिलेगी, वो कोई छोटी सी बात है, इतना बड़ा इशू नहीं है। कोई क्या आप कहें कि 1000 से 5000 कर दिया तो फिर कोई बात है? नहीं, ये डॉक्टर्स का एतराज ये था ना, जो टेलीविजन पे आके उनका एतराज देखें। डॉक्टर्स को हमने क्या किया, डॉक्टर का एतराज होता, डॉक्टर ये अच्छे होते। मैं अब एक एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये अस्पताल अच्छे थे, आप अस्पतालों पर तनकीद क्यों करते? अस्पताल में डिलीवरी होती, अगर हमारा दिमाग तो नहीं ख़राब कि अस्पताल ठीक चल रहे होते, डिलीवर हो रहा होता तो हमें कोई एतराज़ नहीं था। देखिए, अस्पतालों का हमने ये जो एक्ट में है, हमने कोई ड्यूटी नहीं बढ़ाई। एक्ट में है कि 8 से 4 बजे इन्होंने ड्यूटी करनी है, और 4 के बाद डॉक्टरों ने ऑप्ट कर दिया कि उनको क्लिनिक अस्पताल में चलाएंगे। हमने फैसला किया कि फार्मेसी भी अस्पताल में हम बना रहे हैं ताकि 2 नंबर दवाई ना मिले, सस्ती दवाई मिले। हम तो सिस्टम को ठीक करें। अब तनख्वाहें देखें, इनको 1 मिनट, इनको 10,000 रुपये अलाउंस मिलता था डॉक्टर्स को, हमने कितना बढ़ाया? जो ए कैटेगरी है उसको 80,000 बढ़ा दिया, जो इनकी टोटल तनख्वाह 45,000 थी और 10,000 अलाउंस था। हमने अलाउंस 80,000 ए कैटेगरी, बी में कोई 1,20,000, सी कैटेगरी में हमने 1,40,000 तनख्वाह बढ़ा दी। डॉक्टर्स की तो इतनी तनख्वाह बढ़ गई 300% हमने बढ़ा दी,
जो किसी सूबे ने नहीं की। बुनियादी चीज वही है जिसमें मैं फिर आऊंगा कि कुछ ऐसे मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि डॉक्टर्स को इमरजेंसीज वगैरह ये बंद नहीं करनी चाहिए, ये बड़ा ही गैर कानूनी काम है, वहां पे मरीज परेशान होते हैं। लेकिन ऐसे वक्त आ जाते हैं जब हुकूमतों को मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। आपने मुश्किल फैसला किया, वफाक ने भी यही मुश्किल फैसला किया है, वो अपनी जगह पे समझते हैं, हम दुरुस्त हैं, आईनी फैसला किया है, लेकिन वहां पर फिर आपकी पार्टी पर इल्जाम लगता है कि वहां जाके आप सियासत करें, अपने सूबे में वही काम करें। देखें वो सियासत वो नौकरी से वो पूरा चीज़ें बेच रहे हैं। देखिए अब अजीब सी बात है, आप वो भी ये कहते हैं चीज बेच के बेहतर बनाएंगे और इसमें रोजगार नहीं, तो मिलेगा। वो ये चैलेंज क्यों नहीं कर, हम भी अस्पताल बेच कर कहेंगे हम इसको बेहतर बनाने प्राइवेट कर लेते हैं। हमने तो उसको ऑटोनमस कर दिया, हमने बोर्ड बना दिया, फंडिंग हम करें। हम ये उनसे डिमांड करते हैं कि इनको बेचो मत, असासे नहीं बेचे जाते, बाप दादे के असासे बेचो तो अब क्या रह जाएगा। PIA सबसे बेस्ट इदारा था सारी दुनिया में, आज नीचे चला गया। अच्छा। ये चैलेंज इनको कबूल, ये कैसी हुकूमत है? ये चैलेंज कबूल करें कि भाई इसमें बेहतरीन बोर्ड लाए, बेहतरीन लोग लाए, ऑटोनॉमी दें। ये जो हमारे खाकान अब्बासी साहब के जहाज एयरलाइन है, खुद सियासत कर रहे, बोर्ड वहाँ बैठा हुआ है, कमा रहा है, तो वो अगर अपने उसमें कमा सकते हैं, इसमें भी कमा अगर आप कहते हैं कि हाई कोर्ट ने कहा एसेंशियल सर्विसेज एक्ट का निफाज करो, आप कहते हैं आईनी भी है ये काम, वो ज्यादती करें डॉक्टर्स। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल ये स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ट्वीट किया है कि ये गैर जरूरी भी है और गलत काम किया है। शाह महमूद साहब को हमारे नहीं शाह महमूद साहब आज हमारे थे, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने पूछा उनका, मुझे कोई पता नहीं था कि आपका एक्ट में क्या है, क्या सिस्टम है। मैं तो सिर्फ PIA की बात कर रहा था कि वहाँ जो ये एक्ट है ठीक नहीं, लेकिन हमारा वजह और है। उन्होंने तो बाकायदा लिखा है कि बाबा आपको समझ नहीं आई। मैं आपको कहता हूँ अदालत आपको ऑर्डर देती है कि आप ये काम करो, नहीं करेंगे। शाह साहब को ये पता नहीं था पहले? उसको नहीं पता था। वो कहते हैं कि मैं इंटरव्यू हो रहा था, PIA की बात कर रही थी, अचानक से चूंकि उसी शाम को ये फैसला हुआ, उसको जब पता चला, उसको नहीं पता था कि किसने क्या किया। इंटरव्यू का मुझे नहीं पता, कल उन्होंने ट्वीट किया, ये अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने पैगाम पहुंचाया कि ये गैर जरूरी है और गलत इक़दाम। उसको नहीं पता था उस वक्त, फिर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन हो उसको उस वक्त, क्योंकि कल शाम ये फैसला हुआ है, उनको नहीं पता था। आज उन्होंने क्लियरफाई किया कि मुझे मालूमात नहीं थी कि आपने ये किस तरह किया। अभी आपने कहा कि सियासतदान जाके एहतजाज कर रहे हैं, जिन्होंने इत्तेफाक भी किया था इस एक्ट को पास करवाने में, उनमें अमीर मकाम साहब भी हैं। कल खान साहब ने कहा उनके खिलाफ FIR कटवाई जाएगी। FIR फिर होगी या नहीं होगी? देखिए नून लीग भी हमारे साथ इसमें शामिल थी इस एक्ट को पास करने में, तो हम अब बड़े अफसोस होता है कि वो असेंबली में कुछ और कहते हैं, अवाम को कुछ और। कल भी मैंने बात की कि ये जो अमीर मुकाम ने किया, हमने खान साहब ने ये कहा है कि उसने गैर कानूनी काम किए, इस पर क्योंकि अदालत के खिलाफ वर्जी की, इस पर FIR होना चाहिए। लेकिन मैंने फिर खान साहब से डिस्कस किया कि हम सियासी लोग हैं, हम FIR नहीं कर सकते हैं किसी के ऊपर, हम वो डंडेमारी नहीं कर सकते, हम गोलियां नहीं मार सकते, हम किसी को अंदर नहीं कर सकते, हम वो कानून की बालादस्ती तो कर सकते हैं ना। अगर वाकई हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ है तो कल भी कहा है इंटरव्यू में, अमीर मकाम साहब भी बैठे थे, मैंने कहा ये एक वार्निंग है कि आप अदालत के काम के खिलाफ वर्जी करेंगे तो डेफिनेटली कानून फिर अपना रास्ता। वार्निंग को तो उन्होंने कह दिया FIR जितनी कटवानी है कटवा लें, मैं इससे नहीं डरता और मैं समझता हूं कि डॉक्टर्स हक पर हैं और मैं उनका साथ दूंगा, ये मेरा हक है कि मैं उनसे फिर ये उनको ये भी बोलना चाहिए कि मेरे MPs झूठे थे, उन्होंने गलत फैसला किया है, उनको बुलाए, उनसे एक्सप्लेनेशन ले और वो ऐलान करें कि हमने गलत एक्ट पास किया। सही, तो FIR आप नहीं कटवाएंगे, आप समझते हैं ये कानूनी बात तो ठीक होगी, लेकिन सियासी तौर पे आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा? हमने प्रॉब्लम से हम नहीं डरते हैं, मुकाबला करने वाले हम सियासी लोग हैं, लेकिन हम हमारे सूबा और तरीके से, वहाँ बड़े डिफरेंट वो है हालात हैं, हम एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल करते हैं, हम किसी को बेइज्जत नहीं कर रहे। ये पंजाब नहीं है कि किसी को अंदर कर दो या सिंध में बदमाशी कर दो, हमारे सूबे में बहुत डिफरेंट है, वहाँ पर रवैये डिफरेंट है, ताल्लुक डिफरेंट है, हमारे और आप लोगों में बहुत फ़र्क है। सही, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद CPAC के हवाले से भी बात करेंगे और बिलियन ट्री मंसूबा, जिस पे मैं कुछ अरसे पहले खुद परवेज़ खटक साहब के साथ गया था, वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट ऑडिट भी हुआ था, लेकिन परवेज़ रशीद साहब को यकीन नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा जो दावा कर रही है 1 बिलियन दरख्त लगाने का वो दुरुस्त होगा। वो ये भी कहते हैं हरे बाग नहीं काला बाग हमें नजर आ रहा है, और वो मैं कहते हैं कि 2018 में आके खुद गिनूंगा मैं कि 1 बिलियन दरख्त कहाँ लगाए। इस पर भी बात होगी, CPAC की भी बात होगी, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर परवेज़ खटक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। परवेज़ खटक साहब, 1 बिलियन ट्री का जो मंसूबा है जिसमें आप कह रहे हैं कि अब तक जो दौरानिया हुआ है आपको बड़ी कामयाबी इसमें हासिल हुई है, परवेज़ रशीद साहब कल आए और कह रहे हैं कि मुझे नज़र नहीं आ रहे कहीं पे ये तो हरा बाग नहीं काला बाग लग रहा है, और 2018 में वो कह रहे हैं कि खुद आके गिनेंगे कि दरख्त कहाँ पे लगाए हैं।
लेकिन सबसे पहले तो मैं कहता हूँ मैं परवेज़ रशीद को आंसरेबल नहीं हूँ। वो कौन होता है कि मेरे से ये क्वेश्चन करेगा? हम ऑपोजिशन की जमात है ना यहाँ पे, हम आवाम को आंसरेबल है। हमें पता है कि कहाँ का, आवाम को पता है कहाँ लग रहे हैं। आपको खुद आप मौके पर गए, देखा है सब कुछ। इस वक्त इंटरनेट पे सब कुछ मौजूद है और इंशाल्लाह महीने 2 महीने में गूगल पे आ जाएगा। घर बैठ कर भी आप देख सकते हैं कहाँ जंगल उग गया है, कहाँ उग रहा है। इस वक्त तकरीबन 14-15 करोड़ प्लांटेशन हो चुकी है और डेली लग रही है और इंशाल्लाह ताला इसी मार्च अप्रैल तक हम इसको 25-30 करोड़ तक ले जाएंगे। हमारे पास नर्सरीज में मौजूद है प्लांट्स हर शहर में। परवेज़ रशीद पहली दफ़ा तो परवेज़ रशीद आया हमारे सूबे में क्वाड में, सिर्फ शहर के अंदर, और 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर। उसको तो पता ही नहीं है सूबे क्या होते हैं, वो तो पंजाब से बाहर निकला ही नहीं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इस तरह होता है कि घर दफ्तर बैठ के बातें करें, जाके विजिट्स करें, लोगों से पूछे, मालूमात करें, इंफॉर्मेशन लें, इंटरनेट पे बैठे वहाँ देखें कि क्या हो रहा है। वो ऐसे ही हवा में दें, उसका काम ही है। क्योंकि एक वो उन्होंने एक पाला हुआ है, इसीलिए कि वह कोई बात कहे बहू करके उसको काट दो, उसका काम ही है। ये जो सीपैक वाला इशू था, ये कहाँ तक पहुंचा है? जिस दिन नवाज शरीफ साहब के साथ आपकी मुलाकात हुई थी, एपीसी हुई थी, खुद उन्होंने चेयर की, उसके अगले दिन मैंने फिर आपसे इंटरव्यू किया था, तो आपने कहा कि हमें यकीन दहानी करवा गई है। उसके मिनट्स भी सामने पड़े हुए हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल पार्क है उसकी लोकेशन भी सूबाई हुकूमतों से कंसल्टेशन के बाद तय की जाएंगी। कोई उसमें पेशरफ्त हुई है? वफाक इस एपीसी पर कायम है या नहीं है? देखिए, ये तो मिनट्स आ गए जो उसमें फ़ैसला हुआ था, जिसको एग्री कर चुके हैं कि वेस्टर्न रूट सबसे पहले बन। लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूँ। अभी भी धोखा हो रहा है, अभी भी अंधेरे में डाला जा रहा है। आज भी चाइनीज़ एम्बेसडर से हमारी बात हुई कि क्या ये सीपैक का हिस्सा है। उन्होंने कहा ये सीपैक का हिस्सा नहीं है। क्या चीज़ सीपैक का हिस्सा नहीं? ये जो वेस्टर्न रूट है। अच्छा। और मैंने कहा इसको सीपैक का हिस्सा बना दें। वो एक्सप्लेन करने लगा कि ये रोड हमें रोड नहीं चाहिए। चाइनीज एम्बेसडर ने आपको कहा कि वेस्टर्न रूट सीपैक का हिस्सा नहीं है? अभी तक नहीं है, हमारे पास कोई इसका वो नहीं है कि हमारे यहाँ पे जो मेरे पास मिनट्स पड़े हैं आपकी मीटिंग के, जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे थे, 4 लेन एक्सप्रेस वे है इन द फर्स्ट फेज, फिर 6 लेन लिमिटेड एक्सेस मोटरवे है, तो ये तो वेस्टर्न रूट की बात यहाँ पे लिखी है। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि हम अपने फंड से इसको बनाएंगे। हम कहते हैं कि इसको सीपैक का हिस्सा बनाओ, क्योंकि खाली रोड नहीं है कि एक मोटरवे बना दो और इसमें हमें बिजली चाहिए, हमें गैस चाहिए, एलएनजी पावर चाहिए, हमें इसमें जो इंडस्ट्रीज़ के लिए जो कुछ ज़रूरत है 24 घंटे मौजूद है, बेसिक फैसिलिटीज़। अब मैं अगर मुझे ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियल पार्क दे दो, मैं एक एरिया दे देता हूँ कि ये है, लेकिन वहाँ पर सबसे पहले उसके बाद फंड्स हमें पता चलना चाहिए कि वहाँ बिजली आएगी, 24 घंटे बिजली होगी, गैस होगा, फाइबर ऑप्टिक होगा, रेलवे लाइन होगा। मुझे इन्होंने ये भी कहा कि हम रेलवे लाइन भी अपने फंड से बनाएंगे। ये अपना रेलवे लाइन खुद नहीं ठीक कर सकते हैं और 2000 किलोमीटर ये कम से कम $100 बिलियन पे बनेगा। और ये ऐसे ही कहते हैं कि हम रेलवे लाइन अपने फंड से बनाएंगे, मोटरवे यहाँ से 1000-2000 किलोमीटर अपने फंड से जब अपने फंड से कर सकते थे तो उसको सीपैक क्यों में डाला? सक्खर और मुल्तान का मोटरवे क्यों सीपैक में डाला? ऑरेंज ट्रेन इसको क्यों सीपैक में डाला? ऑरेंज ट्रेन ये आपको पक्का है कि और सीपैक का ये आपने चाइनीज एम्बेसडर से कंफर्म किया? रिकॉर्ड में है, मेरे पास रिकॉर्ड है कि ये 2014 में रिकमेंड हुआ, 2015 में शुरू में और 2015 के एंड में अप्रूव हो चुका है। इट्स पार्ट ऑफ सीपैक और चूंकि उसने अपने फंड से स्टार्ट कर दिया होगा, दे विल गेट द मनी। टोटल ये पार्ट है। जब आपने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को कहा था कि ऑरेंज ट्रेन किस तरीके से सीपैक का हिस्सा है, तो उन्होंने आपसे कहा था कि आप भी अपने सूबे में बनवा लें। तो इसका क्या मतलब? वो मान गए ना? क्या जब मैंने उनको कहा कि आप तो कहते थे सीपैक का हिस्सा नहीं है, तो गलत बयानी है, यही अल्फाज थे मेरे। तो अब तो ये आपके मैंने डेट्स बताए कि फ़लाने डेट पे रिकमेंड हुआ, फ़लाने डेट पर अप्रूव हुआ, तो मुझे कहते हैं कि आप भी बना लें। तो मैंने कहा मेरे सूबे की ज़रूरियात और है, मुझे ऑरेंज ट्रेन नहीं चाहिए। मेरे सूबे में डैम की ज़रूरत है, मेरे सूबे में चश्मा राइट बैंक बनाने की ज़रूरत है जहाँ पर हमारे ज़मीन आबाद हो, मेरी और ज़रूरियात है। उनके तो बड़े लोग हैं, उनके लिए ऑरेंज ट्रेन। तो 2 एपीसीज तो हो चुकी हैं इस पे, ये आखिरी वाली 15 जनवरी को हुई है। उसके बाद भी आप ये समझते हैं कि वफाक आपके साथ धोखा कर रही है? क्योंकि आज चाइनीज एम्बेसडर ने आपको साफ साफ कह दिया कि वेस्टर्न रूट सीपैक का हिस्सा तो नहीं है। तो अब कहाँ जाएंगे आप? एहसन इकबाल से 2 दिन बाद मुलाकात करके क्या करेंगे? कौन सा दर खटखटाएंगे? उनसे मैंने मुलाकात कर रहा हूँ, जैसे मुझे टाइम देंगे। मैंने एक कमेटी फॉर्म कर दी अपने सूबे में, जिसमें सारे पार्लिमानी लीडर्स हैं, उसमें और जो हमारे सेनेटर साहब हैं, जिसमें कमेटी के मेंबर हैं, ऑफिसर्स हैं, सब। और जो अपोजिशन जमातें वो भी इस इशू पे आपके साथ थी? सारे हमारे ये सब के सब हमारे साथ है। हम इसी एजेंडे, एक ही एजेंडे पर सारी पार्टियां खड़ी है। अब ये जब इनसे बात करूंगा, ये चीज़ें मैं लेकर उस कमेटी के सामने जाऊंगा। अगर ये धोखा हो रहा है
तो फिर इंशाल्लाह हम अब एक्शन लेंगे। हम ये सोए तो नहीं रहे। क्या आपके पास इस वक्त हमारे पास ऑप्शन है? बड़े किस किस्म का एक्शन चीज़ें हैं, लेंगे? ये बड़े चीज़ें हैं रियली। मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे सूबे को अपना हक ना दिया गया, मेरे सूबे में ये इंडस्ट्रियल पार्क सही तरीके से ना बन सके, तो मैं आपको गारंटी से देख सकता हूँ कि इंशाल्लाह ये हम इसको रोक के दिखाएंगे। आप ये 45 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो कि पाकिस्तान का हमारे मुस्तकबिल तय करेगी, उसको आप रोक देंगे? हमारे सूबे में जो काम होगा उसको रोकेंगे, क्योंकि हमारे सूबे में गुजर के देखें। चले और छोड़ें हमें वेस्टर्न रोड। इस पे आपका हक जरूर है, लेकिन इस पे इस हद तक पुश करें कि ये मंसूबा ऐसा ना हो कि रुक जाए। आपको पता है पहले भी चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से आया था कि इस पे सियासत हो रही है, हमें बता दिया जाए क्लियर पोजीशन। सियासत नहीं हो रही है, हकीकत की बात हो रही है। देखिए वेस्टर्न रूट को चलो छोड़ दे, ये आता है हमारे सूबे में हज़ारे के थ्रू आता है। अब हज़ारे में भी इन्होंने हमें बिजली का कोई नहीं दिया, गैस का कोई नहीं दिया, ऑप्टिक फाइबर का कोई नहीं। तो क्या मतलब है कि हज़ारे में से 500 किलोमीटर गुजर रहा है और वहाँ भी इंडस्ट्रियल पार्क नहीं बन सकता। बाकी जहाँ जहाँ ये कोल से बिजली बना रहे हैं, तो वो चाहे कलर का हार है, चाहे वहाँ पर ये 50-60 हज़ार कनाल ज़मीन लेकर इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं। आज चाइनीज एम्बेसडर ने आपसे ये कहा नहीं कि इस इशू को ऐसा ना इतना मुतनाज़ा ना बनाए कि इन्वेस्टमेंट ही रुक जाए, क्योंकि पहले भी तरीके इंसाफ में बड़ी इस पे उन्होंने कुछ नहीं कहा। हमारे उसके साथ ऐसी कोई हमने सिर्फ उनको इन्फॉर्म किया। ठीक है, हमने उनको कहा कि चाइना गवर्नमेंट ऑफ चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती है, हम उनके हक में, हम सी पैक रूट के हक में, सिर्फ हम हमारा जो मसला है वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ है, ये उधर हम टेकअप करें। हमने सिर्फ उनको इन्फॉर्मेशन दी कि हमारे वो क्या हमारे उसमें एतराज़ात क्या है। एतराज़ात मेरे नहीं है, मेरे सूबे के हैं। मेरा सूबा अगर पसमानदा रहेगा और सारी उम्र ही पसमानदा रहेगा, अब बलूचिस्तान सारी उम्र पसमानदा रहेगा और सारा कुछ इधर जाएगा, ये कहाँ का इंसाफ है। मेरे सूबे में से सड़क गुजर रही है और मुझे कुछ नहीं मिल रहा। और आप कह रहे हैं कि अगर आपको आपके जो मुतालबात हैं इंडस्ट्रियल पार्क के हवाले से वो नहीं पूरे हुए तो फिर आप इसको रोकेंगे अपने एहतजाज तो होगा सब। मैं अगर ना भी करूं तो बाकी करेंगे, सारा सूबा करेंगे। एहतजाज स्ट्रीट पावर है अब आपकी पार्टी के पास, क्योंकि अभी 2 दिन पहले खान साहब ने कराची में जाके कहा एहतजाज करेंगे, मुल्की एहतजाज होगा, पेट्रोलियम प्राइसेस वगैरह पे। वो इफेक्टिवनेस नजर नहीं आई, धरने के बाद स्कीम खत्म हो गई है स्ट्रीट पावर की। क्या आप बात करते हैं यार, मेरे सूबे मेरी हुकूमत है, तो मेरा इस वक्त बल्दियात हम जीते हैं, सारा हम जीते हैं। इस वक्त PTI का जो वो है सबसे ऊपर है हमारे सूबे में, बेहतरीन हम काम कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंट काम कर रहे हैं, मेरिट पे काम कर रहे हैं। लोग देखिए मुझे छोड़ें, लोग अपने सूबे के लिए नहीं खड़े होंगे। ये तो सारे पार्टीज मुतफिक हैं, अकेला मैं नहीं हूँ, सारे सूबे के पॉलिटिकल पार्टीज मुतफिक हैं। पाकिस्तान का मफाद तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा इस मैं अपने सूबे का मफाद किसी के लिए वो नहीं करूँगा। सूबा पहले आता है, पाकिस्तान पहले आता है। मेरे लिए सूबा है, मैं सूबे का वज़ीर हूँ, मैं अपने सूबे के लिए लड़ना है, मैंने अपने सूबे का हक लेके देना है। पाकिस्तान अपनी जगह पर पाकिस्तान तरक्की करेगा तो सिर्फ पंजाब ही करेगा, तो पाकिस्तान पंजाब नहीं है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है। आज जो आपकी चाइनीज एम्बेसडर से बात हुई, यकीनन वो फिर आप एहसन इकबाल के सामने भी रखेंगे कि हमें तो आपने कहा था कि ये 6 लेन है, फिर 4 लेन है, फिर 6 लेन हो जाएगा, फिर इंडस्ट्रियल पार्क। बस मैं उनसे मिल रहा हूँ कि ये जो हमारी मीटिंग में फैसले हुए थे, फिर इसमें कमेटी बनी है, प्राइम मिनिस्टर हेड करेगा। मैं उससे चाहता हूँ कि फंडिंग किधर है मुझे बताएं, मुझे फंडिंग बताएं। और आपने ये लोकेशंस डिसाइड कर लिए हैं कि कहाँ का इंडस्ट्रियल पार्क बने? अभी नहीं, जब मुझे सुस्त रवि फिर आपकी तरफ से नहीं, इस तरह किस तरह कर सकते, मैं क्यों जी ये यहाँ पर बना दो, इसमें लिखा हुआ है ना कि आपकी मुशावरत से होगा। मैं कहता हूँ हरिपुर में बना दो, ठीक है, लेकिन हरिपुर में मुझे बताएगा तो सही फैसिलिटीज देगा कि नहीं। नहीं, वो आप प्रपोजल देंगे कि ये इंडस्ट्रियल पार्क हो सकते हैं, हमने तो 7-8 दिए हैं ऑलरेडी, हम दे चुके हैं। उसमें हज़ारा भी है, DA खान भी है, मोटरवे भी है, बहुत सारे दे चुके। सर 1-2 और बिल हैं जिसका आपकी हुकूमत ने कहा था कि हम लेकर आएंगे। एक उसमें है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बिल है और बड़ा ज़रूरी भी है, लेकिन सुना है इस पर भी आप लोगों ने खुद इनिशिएटिव लिया, लेकिन अब आप लोगों के जो है इस पे 2 राय हैं और शायद ये बिल ना पास हो सके। अब इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल के हवाले से मसला नहीं, इसमें हमारी आवाम के लिए बड़ा ज़रूरी है। 2-3 चीज़ें हैं कि अगर आप चीफ मिनिस्टर हैं या कोई MP है, वो अपने रिश्तेदारों को ठेके नहीं दे सकता, कोई 10,000 से ज़्यादा का गिफ्ट नहीं ले सकता। ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। ये बिल पास होगा या नहीं होगा? देखिए ये ही PTI का तो कमाल है कि कानून साजियाँ कर रही है, निज़ाम बदल रहा है, सिस्टम दे रहे हैं। किसको और सुबह तो करके दिखाए ना, अपना एहतसाब बना के दिखाए। ये हो जाएगा पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? क्यों नहीं होगा? राइट ऑफ इंफॉर्मेशन करके दिखाए, राइट ऑफ सर्विसेज करके दिखाए। हमने तो बहुत कुछ आसानियाँ पैदा की। सुनने में ये आ रहा है कि प्रॉब्लम लोगों को ये है कि हमारे रिश्तेदारों को ठेके नहीं मिलेंगे, तो फिर काम कैसे? आप सुनते बहुत है, पता नहीं कहाँ से सुनते हैं, हवाओं में सुनते हैं। देखिए इसमें हम मीटिंग कर रहे हैं, हम इसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं इसको, क्योंकि जल्दी में इसको नहीं पास करें। इसमें कमेटीज़ बनी हुई हैं, इस पर मीटिंग असेंबली कमेटी ने इसको क्लियर कर दिया। उसमें थोड़े बहुत फ्लॉज है, उसको हम चेक कर रहे हैं कि एक कानून बने कि दोबारा उसमें अमेंड ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में कई चीज़ें गलतियाँ हो जाती है। तो हम खुद ही बना रहे हैं, कोई हम पर पाबंदी तो नहीं है क्योंकि ये कानून बनाओ।
ये दुनिया में 2-3 मुल्कों में और कहीं है भी नहीं, कोई हिम्मत भी नहीं, ये कोई हिम्मत करके, क्योंकि यही बिल आप लोग नेशनल असेंबली में भी लेकर आ रहे हैं। नहीं वहाँ नेशनल असेंबली आपके जो एमएनएज हैं, कोई सुबह कोई हिम्मत करके सिर्फ कह दे कि मैं बिल बना रहा हूँ, तो हिम्मत करके दिखा दे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल भी जो है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पास करेगी, इंशाल्लाह पास करेगी। इसमें एक अहम, इसके साथ एक और भी है जी, दैट इज विसल ब्लोअर पे भी मैंने सुना था कि इत्तेफाक नहीं हो रहा है। इत्तेफाक की बात नहीं है, हम उसमें ना इत्तेफाकी हमारे हुकूमत में नहीं है, किसी की ना इत्तेफाकी नहीं है। उसमें कई चीज़ों का एतराज़ हो सकता है कि बेजा किसी के साथ बेइज्जती ना हो। देखिए अगर उसमें इसमें एक कानून था कि एक ऑफिसर है या मिनिस्टर या मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, अगर मेरे सारे सूबे में कोई फेयर कॉन्ट्रैक्ट भी ले ले कोई रिश्तेदार, लेकिन उसने फेयर तो ले लिया, लेकिन चूंकि वो मेरा रिश्तेदार है तो उसको या मुझे छोड़ना पड़ेगा या उसको काम छोड़ना, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो यही होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो अगर मेरे सीट से मेरी कुर्सी से किसी को फ़ायदा पहुंचे, दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें फ्लॉज हम ठीक करें। अगर मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मेरे वजह से, मेरे दस्तखत से, मेरे टेलीफोन से किसी को फायदा, अगर आपका रिश्तेदार कोई ठेका लेगा तो ये साबित करना तो बड़ा मुश्किल हो जाए। आप कहेंगे मैंने कोई उसकी सिफारिश नहीं लगाई, लेकिन क्या पता ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये मिसाल दे रहा हूं मैं। देखिए उसमें लिखा हुआ है कोई ऑफिसर, एक सेक्रेटरी है, उसका कई रिश्तेदार, वो हमारे तो रिश्ते खत्म हो जाएंगे। वो कहेंगे मैं मेरिट से आया हूँ, जाओ अपना काम करो, वो लिख कर दे देगा मेरा तेरा खून है, रिश्ते खत्म। एक सवाल मैं आपसे धरने पे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसमें यकीनन आप भी शामिल थे, आप चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। इतने 120 दिन का धरना, उसके बाद आपके ख्याल में आपके लिए ये एक नेगेटिव पॉइंट बन गया है? अब एहतजाज की आदत जो है लोगों को डाल दी है। कभी आपके लोग बनी गाला के बाहर पहुंचे हुए होते हैं एहतजाज करने के लिए, अभी ये डॉक्टर सड़कों पर हैं, तो ये गले आपके पड़ गए उल्टा? नहीं, कोई गले माने, एहतजाज राइट है। देखिए आप लोग कहते हैं कि धरना का कोई, आपको समझ नहीं आई है कि धरने का इफेक्ट कितने ज़्यादा हो गए। हमारे पास पहले पढ़े लिखे लोग थे जो एजुकेटेड थे या बड़े लोग थे पीटीआई में। अब हमारा मैसेज इमरान खान का घर घर गाँव पहुँच गया, सबको गलतफहमी, इंशाअल्लाह ताला सब अंधेरे में रहेंगे। ये आइंदा इलेक्शन में आप ये देखेंगे कि इमरान खान कहाँ से कहाँ निकलता है। एहतजाज जब भी होगा पख्तूनख्वा में तो फोर्स का इस्तेमाल नहीं होगा, कभी भी नहीं किया, ना करेंगे। अभी भी हमारे डॉक्टर से 1 साल बात हो रही है, अभी भी हमारे मिनिस्टर वहाँ बैठे हैं, उनसे बातचीत जारी है। हालांकि कोर्ट ने फैसला दिए, उन्होंने कहा इम्प्लीमेंट करो, सही है, फिर भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए अभी भी मैं कहता हूँ ये सिर्फ 5% भी नहीं है, 5% लोग हैं उनके। देखिए वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, हम बढ़ाएंगे, लेकिन कि फोर्स की ज़बरदस्ती हमसे कोई नहीं काम करा सकता। ये डिलीवर तो करके देना, यहाँ पर ये है कि हमें दे दो लेकिन फिर भी डिलीवर नहीं करेंगे। इस्लाहात के लिए ज़रूरी है मुश्किल फैसले करें, और यकीनन अगर डॉक्टर्स इस तरह की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि हम काम पर नहीं आएंगे और मरीज जो है वो अस्पताल में बैठे रहेंगे, उनका इलाज नहीं हो सकेगा, तो उस पर आप हक पर हैं। देखिए एहतजाज जो है ना, हर सारी दुनिया में एहतजाज होते हैं, लेकिन कोई हॉस्पिटल नहीं बंद करता, कोई स्कूल नहीं बंद करता, कोई यूनिवर्सिटी बंद नहीं करता, रोड पे निकला रोड कोई नहीं बंद करता, कोई एयरलाइंस भी नहीं बंद करता, लेकिन वहाँ पे फिर आप लोग चले जाते हैं। मतलब एहतजाज हम ये नहीं कहते एयरलाइन बंद करो, एहतजाज सबका हक है। मैं अभी भी कहता हूँ कि आके रोड साइड पे खड़े हो जाओ, प्ले कार्ड सामने रखो, रोड ना बंद करो। ये कौन सा एहतजाज है कि अस्पताल बंद कर दिया और लोग मरने शुरू हो जाए? ये डॉक्टर्स ने पहले कौन सा कमाल दिखाया? बेड़ा घर के अस्पतालों का तबाह बर्बाद हो रहे हैं। कोई अमीर आदमी अपने बच्चों को या खुद अस्पताल बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन जब आप ये कहते हैं ना इस किस्म का कौन सा एहतजाज है, तो उस वक्त नून लीग वाले यही कहते थे डी चौक पे आके पार्लियामेंट के सामने बैठने वाला कौन सा एहतजाज है? चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं आ सका, कोई हमने सड़कें ब्लॉक नहीं थी, रोड खुले थे, कोई एहतजाज ऐसा नहीं था। हम एक जगह पर बैठे हुए थे, कोने पे बैठे हुए थे और हम अपने एहतजाज कर रहे थे। आपने उसमें लाहौर बंद किया, आपने उसमें फैसलाबाद बंद किया, ये शहर आप लोगों की जमात ने बंद किए थे। आप सड़क पे नहीं बैठे हुए थे, आपने लाहौर बंद किया था, आपने फैसलाबाद बंद किया था, आप दूसरे शहर बंद करने जा रहे थे। वो इसलिए कि उन्होंने देखें उस रात अगर अब उधर होते, मेरे ख्याल दुश्मन में भी इतनी गोलाबारी नहीं हुई जितने 5000 तो हमने खुद शेल्स वहाँ से उठाए, वो तो बिल्कुल मरने मराने पे आ गए थे। तो एहतजाज में अगर वो मारने लग पड़े तो फिर एहतजाज जो है वो फिर खतरनाक हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ खटक साहब, आपने वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।